नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरों में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सुपौल की, जहां रेलवे ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। दरअसल रेल दुर्घटनाओं से किस तरह से बचना है, उस दौरान किस विभाग की क्या जिम्मेदारी रहती है, इन तमाम बातों को लेकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। एनएफ रेलवे के कटिहार डिवीजन द्वारा कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर रेल दुर्घटना को लेकर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई, जिसमें बेहटा से आई एनडीआरएफ की 9 बटालियन की टीम ने भी हिस्सा लिया। कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर एक जीवंत तौर पर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किस तरह से यात्रियों को बचाया जाए, किस तरह से जानमाल की अधिक क्षति होने से रोकी जाए, इसकी एक्सरसाइज की गई। इस मॉक ड्रिल परफॉर्मेंस के दौरान रेलवे के एडीआरएम कुमार विजय चौधरी, एनडीआरएफ के कमांडेंट कुमार बालचंद अपनी पूरी टीम को दिशा निर्देश देते देखे गए। रेल के अलग अलग विभाग मसलन मैकेनिकल विभाग, फर्स्ट एड, हेल्प डेस्क, मेडिकल रिलीफ, वेन, सब ने अपने बेहतर प्रदर्शन को दिखाया। इस मॉक ड्रिल के दौरान ये बताने की कोशिश की गई कि कटिहार रेलवे हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कटिहार के एडीआरएम और एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि समय समय पर इस तरह के मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाता है ताकि रेलवे के हर एक विभाग अगर रेल दुर्घटना जैसी आपात स्थिति हो तो उससे निपटने में वो पूरी तरह तैयार दिखें। वही कमांडेंट ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम देश में कभी भी किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या भूकंप की, चाहे रेल दुर्घटना हो या अन्य कोई भी आपदा, अपने प्रशिक्षित टीम के साथ घटनास्थल पर पूरी तरह से तैयार मिलती है। देखिए, जो मॉक ड्रिल हम लोग एवरी 3 महीने के अंदर करते हैं। अगर 3 महीने हमारा ERT या आर्मी बाहर मतलब अपने स्टेशन से बाहर नहीं गया तो 3 महीने के अंदर हम लोग एक मॉक ड्रिल करते हैं, जिससे हमारा जो स्टाफ का जो ये अटेंटिवनेस है वो बरकरार रहे। और ये खासकर हमारा एनडीआरएफ के साथ 1 साल में एक बार हमारा मॉक ड्रिल होता है, जिसे एनडीआरएफ से बेहतर तालमेल, जैसे कोई काफ़ी अनयूजुअल हो उसमें बेहतर तालमेल एनडीआरएफ के साथ बैठाया जा सके, इसके कारण हम लोग उनके साथ मिलकर मॉक ड्रिल करते हैं। जो ये मॉक ड्रिल किया जाता है ये समन्वय स्थापित करने के लिए ही किया जाता है और ये समय समय पर होता रहता है ताकि एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल बना रहे। इसी के क्रम में आज का जो मॉक एक्सरसाइज है वो शुरुआत हुई कि हमारे टीम को कटिहार डिवीज़न से सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। टीम अभी लोगों को इवैक्यूएट, जो इसमें फंसे हुए लोग थे, जो पैसेंजर थे, उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो सिचुएशन एक क्रिएट किया गया था कि देखिए, बिहार में कहने को तो शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब खरीदी भी जा रही है और बेची भी खूब जा रही है और बिहार के लोग शराब का सेवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। गया में पिछले 16 सालों से लगातार जन कल्याण के हित में कार्यरत बोधगया स्थित सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट द्वारा फिर से नई पहल की जा रही है, जिसके तहत गांव-गांव में जाकर शराब नहीं बनाने और ना ही पीने के लिए लोगों के बीच संस्था की टीम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों को उपहार स्वरूप जगह जगह सार्वजनिक शौचालय प्रबंध कराया जा रहा है, जिसमें बोधगया प्रखंड क्षेत्र के हथियार, नीमा, चोरहा, भोला विघा और अन्य कुछ गाँवों को चिन्हित किया गया है। पिछले साल भी शराब मुक्ति के प्रोत्साहन में 200 लोगों के बीच रिक्शा वितरण किया गया था। इसी कड़ी के आह्वान में नगर परिषद ग्राम हथियार में शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग श्रेणी के लोग, पुरुष, महिला और युवाओं समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जागरूकता के लिए इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बोधगया थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा की अगुवाई में ट्रस्ट चेयरमैन विवेक कल्याण द्वारा उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा गया कि जागरूकता हम फैलाएंगे, नशे को जड़ से मिटाएंगे। इसके साथ ही ट्रस्ट चेयरमैन द्वारा शराब नहीं बनाने वाले गांव को स्वच्छ शौचालय का निर्माण उपहार स्वरूप कराया जा रहा है। आज शराबबंदी शपथ समारोह रखा गया हथियार गांव में सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के पार्डन में। हमारे बीच थाना अध्यक्ष श्री रुपेश सर यहाँ पर आए हुए थे और लोगों को बीच में मोटिवेट कर रहे थे कि शराबबंदी हम लोग को हर तरह से लागू करना पूरी तरह से, ताकि हर घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत
कठिनाई होती है, खाने की दिक्कत होती है, पैसे के कारण लोग शराब में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, उसे अपने परिवार को पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगाएं, सबसे बेटर होगा। अब इसके लिए फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। शराब बनाने से और शराब पीने से बहुत ही हर जगह दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होती है, परिवार में कलह। अगली खबर नेयामतपुर आश्रम से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार के आदेश के बावजूद इस आश्रम की उपेक्षा हो रही है। सरकार ने साफ तौर पर आदेश भी दिए हैं आश्रम के रखरखाव को लेकर के, सरकार ने साफ तौर पर काम करने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उपेक्षा हो रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा ऐतिहासिक नेयामतपुर आश्रम की उपेक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के जारी निर्देश के बावजूद जिलाधिकारी गया द्वारा ऐतिहासिक महत्व के स्थल के विकास के लिए लापरवाह होना समझ से परे है। ये बातें पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने एक प्रेस वार्ता के जरिए कही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के इस रवैये से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जब तक सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण और विकास के लिए योजनाओं को लागू नहीं करती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट और स्थानीय लोगों की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गया के सांसद विजय कुमार मांझी, विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार का आभार प्रकट करते हैं कि इन लोगों ने इस आश्रम के विकास के लिए शुरुआती तौर पर पहल की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले साल दिसंबर महीने में नेयामतपुर आश्रम के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी गया को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दिया था, जिसके आलोक में एक हफ्ते बाद स्थानीय बीडीओ के जरिए जिलाधिकारी कार्यालय को पर्यटन कोषांग ने आश्रम के बारे में पूरी जानकारी देते हुए वर्तमान स्थिति और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर एक प्रतिवेदन मांगा गया था, जिसे भेजे हुए 1 साल पूरे होने को है, लेकिन जिला प्रशासन या जिला पर्यटन कोषांग की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। वहीं क्षेत्रीय सांसद को जब इस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दी गई तो वह खुद आकर आश्रम के वस्तुस्थिति से अवगत हुए और अब तक हुए आश्रम की उपेक्षा कर चिंता जाहिर की। सांसद इसी साल मार्च महीने में लोकसभा के शून्यकाल में इस आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भारत सरकार से की थी, जिस पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सांसद को भेजे जवाब में कहा कि समुचित साक्ष्य के नहीं मिलने के कारण इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन नेयामतपुर आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा सकता है। इस संबंध में भी गया के जिलाधिकारी को केंद्रीय पर्यटन मंत्री का पत्र संलग्न करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी सह राष्ट्रीय किसान नेता पंडित यदुनंदन शर्मा पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित कराने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है। लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। आखिर क्या कारण है इतने के बाद भी जिला प्रशासन नेयामतपुर आश्रम को नजरअंदाज कर रहा है? सरकार के सकारात्मक सोच के बावजूद जिला प्रशासन के लापरवाह रवैये से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक पखवाड़े के अंदर आश्रम के विकास को लेकर अगर कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया तो मजबूरन हम लोग जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को बाध्य होंगे और इस बात से बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। इस प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा, वरीय सदस्य राजेश शर्मा, मोहित त्रिपाठी, अजीत कुमार, चुन्नू शर्मा मौजूद थे। सोमवार 21 दिसंबर 2020 को हमने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को नेयामतपुर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। इसकी ऐतिहासिक क्यों है ऐतिहासिक, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी गया को वो लेटर रेफर हुआ। उसके बिहाफ में गया के जिलाधिकारी कार्यालय के पर्यटन कोषांग के माध्यम से 28/12/2020 को एक पत्र हम लोग को मिला, जिसमें पूरी जानकारी मांगी गई कि नेयामतपुर है क्या, नेयामतपुर आश्रम की विशेषता और आप लोग क्या चाहते हैं, जिसको हम लोगों ने जो जानकारी मांगा गया था ये पर्यटन विभाग का परफॉर्मा है। सबको भर के हमने 1 सप्ताह के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भिजवा दिया था। बावजूद इसके 11 महीने बीत जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया। गया के 10+2 चाकंद हाई स्कूल परिसर में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि
6 बिहार बटालियन ने इसका आयोजन किया था। 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समापन भी कर दिया है। कैंप में गया ग्रुप के 416 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने पीटी, योग, ड्रिल, खेलकूद, शस्त्र प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, मैप रीडिंग, फायर फाइटिंग, रैपलिंग, एनडीआरएफ, टेंट पिचिंग, गेम डिक्लेमेशन कंटेस्ट समेत सैन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण लिया। इसमें कैडेट्स ने समापन कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पूर्व क्वार्टर गार्ड पर कमांडिंग ऑफिसर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीपी सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी आपको एक ऐसा मौका देती है जो जीवन में हर किसी को नहीं मिलता। एनसीसी में भर्ती होना आसान नहीं है, इसे बहुत ताकत और हौसले की ज़रूरत होती है और मैं चाहूँगा कि हर एनसीसी कैडेट एनसीसी का सी प्रमाण पत्र लेकर ही आगे बढ़े। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीपी सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। एनसीसी कैंप के लिए जिसका नाम CATC4, यहाँ हम लोग सिविलियन से बिल्कुल अलग तरीके से हमारे जो भी PR स्टाफ जितने भी हैं सब लोग यहाँ हम लोग अलग अलग तरीके का कैंप जैसे FTBC, बैटल क्राफ्ट एंड और भी अलग अलग एक्टिविटीज़, फायर ट्रेनिंग, ड्रिल प्रैक्टिस, टेंट टीचिंग, स्मोक कैंडल, ये सब सारे कुछ हमारे बीच लाया गया। अब बात छत्तीसगढ़ के कवर्धा की कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हिंदू संगठन ने 1 और 3 दिसंबर को बाइक रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से बाइक रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। तो कबीरधाम जिला के कवर्धा कार्यपालिका दंडाधिकारी ने शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षागत कारणों को विशेष ध्यान में रखते हुए 1 और 3 दिसंबर को प्रस्तावित पुरुष और महिला बाइक रैली की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कवर्धा में 6 दिसंबर को हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा का आयोजन कवर्धा के करपात्री जी आउटडोर स्टेडियम में करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से हिंदुओं को कवर्धा आने की अपील की गई है। साथ ही प्रदेश भर से आए हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। एक बड़ी महासभा का आयोजन होगा। विश्व हिंदू परिषद एक प्रदेश स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, ताकि इस कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। माफ़ कीजिएगा, एक दिन पहले इस बाइक रैली का आयोजन किया गया था, लिहाजा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस रैली के लिए प्रशासन ने अनुमति भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने शांति सुरक्षा का हवाला देते हुए विश्व हिंदू परिषद को इस रैली की अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि कवर्धा में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षागत कारणों को विशेष ध्यान में रखते हुए 1 और 3 दिसंबर को प्रस्तावित पुरुष और महिला बाइक रैली को अनुमति नहीं मिल पाई है। कवर्धा कार्यपालिका दंडाधिकारी ने इस आशय पर सूचना पत्र जारी किया था। वहीं सूचना पत्र में बताया गया है कि नंदलाल चंद्राकर, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू शौर्य जागरण महासभा कार्यक्रम के पहले प्रचार के लिए 1 दिसंबर 2021 को पुरुष वर्ग द्वारा और 3 दिसंबर 2021 को मातृशक्ति द्वारा बाइक और स्कूटी रैली का आयोजन किए जाने के लिए आवेदन किया गया था। वहीं दिए सूचना पर प्रशासन विचार किया गया, जिसमें विगत दिनों में कवर्धा शहर में हुई अप्रिय घटना से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी। ऐसी स्थिति में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया था, जिसके चलते 1 और 3 दिसंबर को आयोजित कवर्धा शहर में बाइक एवं स्कूटी रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों में भ्रमण कर 6 दिसंबर के कार्यक्रम का भरपूर प्रचार किया। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन पर जानबूझकर उन्हें इस रैली की अनुमति नहीं देने का भी आरोप लगाया। बाइक रैली के दौरान भारी संख्या में तैनात पुलिस बल रैली के साथ चल रही थी, ताकि रैली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते आया है और इस बार भी कवर्धा में हुई घटनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद कवर्धा में हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा का आयोजन है। ये रैली उसी कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और सूचना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग साथ में कर रहे हैं, जिसमें
प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, जबकि हम ये जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एक राजनीतिक दल की विभिन्न पदयात्राएं और रैलियां। खबर छत्तीसगढ़ से मुंगेली से है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली में नशे के सौदागर लगातार एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब एक बड़ा नेता, कांग्रेस का एक नेता इसमें सम्मिलित पाया जाता है। दरअसल सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन अगर एक कांग्रेस नेता इसमें शामिल होगा तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। दरअसल नशे के सौदागर कांग्रेस नेता एवं साथी को मुखबिर की सूचना पर गांजे के साथ लोरमी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला डिडोरी गांव का है, जहां किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष धनुष सेन एवं उनके साथी प्रकाश साहू अपने बाइक पर 650 ग्राम गांजा लेकर जा रहे थे, जिसे रामहेपुर के पास मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां 650 ग्राम गांजे के साथ नारकेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विद्यानंद चंद्राकर ने कहा कि इस तरह के कृत्य एक जिम्मेदार नेता के द्वारा किया जाना एक निंदनीय है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का। इस मामले को संगठन के द्वारा संज्ञान में लिया गया है और फिर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि नारकोटिक्स विभाग ने कांग्रेस नेता को उनके एक साथी के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप नशे की सौदागरी का लग रहा है। इससे पहले आप लोगों से मेरा खबर पता चला है कि ऐसा ऐसा यहाँ प्रकरण हुआ है करके, तो इसका हम अपने पार्टी की कमेटी से जांच भी करवाएंगे, और जो ऐसा कृत्य कर रहा है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी दल का हो, उसके लिए सरकार भी सख्त है और पुलिस प्रशासन भी सख्त है और हमारे संगठन भी सख्त है। उनके ऊपर अगर ऐसा मामला आ रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए बातचीत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं और उन्हीं मांगों में से एक मांग है जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस हों। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ बैठक में इस बारे में बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि गैर आपराधिक मामले वापस होंगे। एचपी-एससी रिश्वत मामले में कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सूटकेस से प्रदेश में लूट वाले आरोप लगा रहे हैं। मौजूदा प्रदेश सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर एक और किसानों की मांगों को लेकर के अब राज्य सरकारों ने भी मंथन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि जो मामले दर्ज हुए हैं वो उन्हें वापस लेने का अधिकार राज्य सरकारों के पास में है। वो लोग आरोप लगाते हैं जो पूरे दिन सूटकेस लेके जमीन की दलाली किया करते थे। ये तो अपने आप में हैरानी की बात है। वो लोग किसान के लिए लड़ रहे थे जिनने किसान की 60 से 70 हज़ार एकड़ जमीन की CLU बदल दी, जमीन खरीद दी, एक्वायर कर दी अपने निजी लोगों को। मैं रोहतक में तो क्या नाम लूँ, ये सन सिटी वाला मामला तो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ज़मीनें दे दी, वो हमें सूटकेस की सरकार कहती है। हमारे सरकार में तो एक केस सूटकेस का सामने आया और वो एक HCS अफसर था, उसको हमारी सरकार ने बचाया नहीं, सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और उसकी इंक्वायरी के स्कोप को बढ़ाने का काम किया। अगर कोई पेपर लीक होने की बात आई तो उसके अंदर मामले को बंद नहीं किया। 350 से ज़्यादा आरोपियों को पकड़ कर, चाहे वो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते थे, दिल्ली से संबंध रखते थे, किसी भी प्रदेश से संबंध रखते थे, हमारी सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी। अब बात पंजाब की भी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में सियासी सरगर्मी लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाल रही है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा के दौरान अमृतसर पहुंचे और वो यहां से पठानकोट के लिए रवाना हुए। अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी के सवालों का भी जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चरणजीत चन्नी ने अपने बयान में कहा है कि केजरीवाल के कपड़े सही नहीं हैं। वो कहना चाहते हैं कि चाहे वह कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन पंजाब की महिलाओं को वो 1000 रुपये उनकी सरकार बनने पर जरूर देंगे। इसके साथ ही चरणजीत चन्नी ने उन्हें काला कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री की इज्जत करते हैं। वे चाहे काले हैं, लेकिन पंजाब की माताओं और बहनों को काला अरविंद केजरीवाल पसंद है और वो आज चौथी गारंटी पठानकोट में देंगे। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी, उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, जमीन पे, पिंड पिंड में घूम रहा हूँ। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां शुरू होने से पहले ही पार्टेक्स के सभी स्टॉल बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि पार्टेक्स में शामिल होने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब कमेटी के चेयरमैन आर.एस. सचदेवा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी 6 तारीख को पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि ये पहला मौका है जब पार्टेक्स शुरू होने से पहले सभी स्टॉल बुक हो चुके हैं। इस बार पार्टेक्स में अफगानिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, इजिप्ट, चेक गणराज्य आदि देशों के कारोबारी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा झारखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों द्वारा भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया पार्टेक्स के जरिए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निर्वहन किया जाएगा। अमृतसर के डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा ने कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान पार्टेक्स ने पंजाब ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके आयोजन का यहाँ के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। उपायुक्त ने अमृतसर वासियों को इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि ये समूचे अमृतसर वासियों के लिए गर्व की बात है कि पार्टेक्स जैसे कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ हो रहा है। इससे पहले पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल ने चैम्बर के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में NSIC, MSME, नेशनल जूट बोर्ड के अलावा पंजाब सरकार के PSIEC, गमाडा, पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, पेडा, पंसप, पंजाब इन्फोटेक, मिलफेड, मार्कफेड, PIDB आदि अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार यहाँ करीब 10,000 स्क्वायर मीटर से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। वहीं डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा फिर से जताया जा रहा है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। उन्होंने सबसे अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगहों में लोग मास्क का उपयोग करें और इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाकर रखें ताकि इस वेरिएंट की चपेट में आने से बचा जा सके। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਂਗਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਗਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं और मेरे हिसाब ਨਾਲ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਆ ਗਏ हैं और ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ
इंटरनेशनल एग्जीबिटर भी आ चुके हैं और नेशनल एग्जीबिटर भी, और पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेटां दे बहुत लोग आए हैं, गुजरात तो, जम्मू तो, कश्मीर तो, राजस्थान तो, उत्तराखंड तो और हरियाणे तो, हिमाचल तो, सब जगह तो एग्जीबिटर इत्थे आए हैं। सो ये इंटरनेशनल इवेंट है और असी इस ते मान करते हैं कि पंजाब का ये जिहड़ा सब तो वड्डा इवेंट है ये दोबारा बहुत सक्सैसफुल होएगा। और ये 5 दिन के फेयर दे विच असी जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने दस्सिया कि B2B B2C और लोगों को बिजनेस दस्सिया जाएगा, नवीं चीज़ां विखाईयां जाणगियां, किस तरह बनदियां, किस तरह उन्होंने जिहड़े घरां 'च बैठे लोग चीज़ां बना रहे हैं, हैंडलूम वाले हैं या कोई अचार है, कोई मुरब्बा है, कोई वो चीज़ां, उन्होंने भी इनकरेजमेंट मिलेगी कि उन्होंने वो स्टॉलों पर लोग विजिट करनगे और उन्होंने काम। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।